the explanation of the poem. Now come to page number 65. The name of the poem is 2.1 Cherry Tree. Cherry tree, 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree my own, I said, and water it once and went to bed and forgot. But cherries have a way of growing, though no one's caring very much or knowing. And suddenly that summer near the end of May, I found a tree had come to stay. It was very small, 5-month child, lost in the tall grass running wild. Goats ate the leaves, the grass cutter scythe split it apart, and the monsoon blight shriveled the slender stem. Even so, next spring I watched 3 new shoots grow. The young tree struggles upward thrust its arms in a fresh, fierce lust for light and air and sun. I could only wait as one who watched, wondering, while time and the rain made a miracle from green growing pain. I went away next year, spent a season in Kashmir, came back thinner, rather poor, but richer by a cherry tree at my door. 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it a berry, ripened and jeweled in the sun, hang from a branch just one, and next year there were blossoms small, pink, fragile, quick to fall. At the merest breeze, the sleepiest breeze, I lay on the grass at ease, looking up through the leaves at the blue, blind sky, at the finches as they flew, and fleeted through the dappled green, while bees in an ecstasy drank of nectar from each bloom, and the sun sank swiftly, and the stars turned in the sky, and moon mouse and singing cricket, and I praise night and the stars and tree, that is small, the cherry grown by me, ruskin bound. Now come to the first stanza or first line. Cherry tree, 8 years have passed, 8 साल गुजर गए, since I placed my cherry seed in the grass, जब से मैंने मेरे चेरी सीड को ग्रास में यानी मिट्टी में मैंने बोया था. मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, आई सेड, मैंने ये कहकर उसे बोया था कि मेरा भी एक दरख्त हो. एंड वाटर इट वंस एंड वेंट टू बेड, और उसे एक मरतबा पानी देता और अपने काम में लग जाता या सोने के लिए चला जाता. एंड फॉरगॉट बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, और मैं उसे पानी देते देते क्या हो गया, फिर उसके बारे में भूल ही गया. अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि कोई काम को हम शुरुआत में जोश से करते हैं, है ना, एक एक्सटेसी होती है, एक जोश होता है करने का, और कुछ दिन होने के बाद वो हमारी उसका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है. बिल्कुल इसके साथ भी ऐसा हुआ हमारे पोएट के साथ, रस्किन बाउंड के साथ. उन्होंने स्टार्ट में उस प्लांट को बोया और उसे पानी देने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ते वो उसके बारे में भूल गए. एंड फॉरगॉट बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, लेकिन वो जो चेरी का दरख्त था वो अभी भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था. दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग, लेकिन उस दरख्त की तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं थी और ना ही कोई उसकी तरफ तवज्जो दे रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, ना उसे पानी दे रहा था. एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे, और अचानक से जब मई के आखिर में, जब समर यानी गर्मियों का मौसम था, आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे, मेरी नज़र उस ट्री पे पड़ी और मैंने देखा कि अभी भी ये दरख्त, ये चेरी ट्री क्या है, बढ़ रहा है या ज़िंदा है. इट वॉज वेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड, मैंने देखा उसे और मुझे याद आया, अरे ये तो मैंने 5 महीने पहले बोया था, अब ये 5 महीने का छोटा सा एक पौधा बन गया है. लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड, और वो उस बड़ी सी ग्रास के अंदर कहीं पर खोया हुआ नज़र आ रहा है. मतलब ग्रास बड़ी हो गई हुई है और वो दरख्त उसमें हमें दिखाई दे रहा है छोटा सा. गोट्स एट द लीव्स, द ग्रास कटर साइड स्प्लाइट इट अपार्ट, बकरियों ने उसके पत्ते खा लिए. और जो ग्रास कटर या ग्रास कट करने वाला है, साइथ कहते हैं जो कटर होता है जिससे घास को काटते हैं, एक किस्म का कटर होता है,
उस ग्रास कटर ने भी क्या कर लिया, उसके पत्तों को काट दिया, यानी स्प्लिट अपार्ट, यानी पत्तों को काटने के बाद वो क्या हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। एंड अ मानसून ब्लाइट, और उसके बाद जब मई के बाद में जून में बारिश आई तो बारिश ने भी क्या कर दिया, उस ट्री को डैमेज किया। इस ब्लाइट का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे आपके मार्जिन में, काउजिंग डैमेज मतलब उसे, उस दरख्त को थोड़ी सा उसने तकलीफ़ दे दी, यानी बर्बाद कर दिया। जैसे हमारी फसल कभी कभी ज़्यादा बारिश होने पर बर्बाद होती है, वैसा ही इस बारिश की वजह से क्या हो गया, वो हमारा ट्री भी क्या हो गया, थोड़ा सा खस्ता हाल में हो गया। श्रीविल्ड द स्लेंडर स्टीम इवन सो, लेकिन अभी भी, श्रीविल्ड का मतलब क्या था, ड्राइड, उसका जो तना था वो कैसा था, सूखा हुआ था। नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉश थ्री न्यू शॉर्ट्स ग्रो, अब जब बकरियों ने उसके पत्ते खा लिए, ग्रास कटर ने उसके पत्तों को काट दिया और बारिश में क्या हो गया, थोड़ा सा वो हालत उसकी ख़राब हो गई, तो अब भी मुझे क्या दिख रहा था, मई के बाद में, बारिश के बाद में वो तना दिख रहा था जो सूखा हुआ था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद से अब ये दरख्त क्या हो गया मेरा, पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जल गया या मर गया। लेकिन जब नेक्स्ट स्प्रिंग आया, स्प्रिंग किसे कहते हैं, मौसम बहार को कहते हैं, लेकिन जब अगली बहार आई, आई वॉच थ्री न्यू शॉर्ट्स ग्रो, मैंने देखा कि उसके ऊपर 3 नए शॉर्ट्स पत्ते खिले हुए हैं। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट, और मैंने देखा कि जो ये अब दरख्त था वो क्या हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और क्या हो रहा है वो अपवर्ड थ्रस्ट, थ्रस्ट कहते हैं, यहाँ पे मीनिंग दी गई है इसको पुश विथ फोर्स, मतलब प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी की तलाश करते हैं, तो वैसा ही ये दरख्त क्या कर रहा है, बढ़ने के लिए ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इट आर्म्स इन अ फ्रेश फायर्स लस्ट, इट्स आर्म इन अ फ्रेश फेयर्स लस्ट। अब देखो यहाँ पे इट्स आर्म कहा गया है, क्या कहा गया, इट्स आर्म। आर्म किसको कहते हैं, आर्म किसको कहते हैं, बाजू को कहते हैं ना। दरख्त का बाजू होता है क्या, दरख्त का हाथ होता है, दरख्त की क्या होती है, ब्रांच होती है, क्या होती है। अब इसके ब्रांच को क्या कहा गया, आर्म कहा गया। इट्स आर्म इन अ फ्रेश फेयर्स लस्ट, क्योंकि उसके जो आर्म थे, मतलब उसकी जो शाखें थी वो क्या थी, फ्रेश फेयर्स लस्ट। फेयर्स कहते हैं किसको, यहाँ पे दिया एग्रेसिव, मतलब जोश से उसके हाथ या उसकी शाखें क्या हो रही थी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। किसके लिए, फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, रोशनी के लिए, हवा के लिए और सूरज के लिए। क्यों, क्योंकि जो नबातात होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनका फूड क्या होता है, उनकी ग़िज़ा क्या होती है, हवा होती है, पानी होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है द सनशाइन ऑफ द सन, सूरज की रोशनी होती है, सनशाइन होती है, और वो उसी से क्या करते हैं, हीट और लाइट लेते हैं, और उसी से क्या होती है, उनकी ग़िज़ा बनती है। तो वो भी क्या कर रहे थे, ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, ताकि उन्हें क्या मिले, लाइट मिले, हवा मिले और सूरज की रोशनी मिले। आई कुड ओनली वेट एज वन, और मुझे अब क्या करना था, सिर्फ मुझे वेट वंडरिंग वाइल टाइम एंड द रेन, बिल्कुल उसके तरह जैसे कोई किसी टाइम किसी का इंतज़ार करता है, या फिर बारिश होते वक्त बारिश के रुकने का इंतज़ार करता है, वैसे ही मुझे भी अब क्या करना था। मैं क्या कर सकता हूँ, उस दरख्त को बड़ा कर सकता हूँ क्या अचानक से, नहीं, मुझे बस बैठकर उसे देखना था। मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन, और जिस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, इस ग्रीन ग्रोइंग जो मिरेकल था, एक जादू सा हो गया यहाँ पर, कि इन पत्तों ने क्या किया, इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद भी वो क्या हो गए, पूरी तरह से खिल गए और अब पूरी तरह से बढ़ने लगे हैं। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, और अगले साल मैं वहाँ से चला गया। स्पेंड अ सीज़न इन कश्मीर, और कहाँ चला गया, कश्मीर में चला गया, एक सीज़न गुजारने के लिए, एक वक्त गुजारने के लिए। केम बैक थिनर रैदर पुअर, और जब मैं वापस आया तो मैं क्या हो गया था, पूरी तरह से दुबला पतला और गरीब हो गया था, मतलब कमज़ोर हो गया था पूरी तरह से। स्पेशली हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो हम जब वापस आते हैं तो हम पूरी तरह से क्या होते हुए, थके हुए होते हैं, एकदम कमज़ोर होते हैं, है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बहुत दुबले भी हो जाते हैं, क्योंकि घर का खाना नहीं मिलता, मे भी ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये भी क्या हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया हुआ है, थका हुआ है। बट रीचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसे क्या दिखता है, उसका चेरी ट्री दिखता है, और उस चेरी ट्री को देखकर वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से खुश हो जाता है। और सबसे
ज़्यादा अमीर इंसान कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा खुश हो, है ना। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन खुशी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है क्या? आपके पास खुशी है लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या इम्पोर्टेंट है? खुशी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी क्या हो गया, उस ट्री को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, रिचर। ट्री एडमायर्ड, और क्या देखकर कि उसका जो दरख्त था उसके दरवाजे में वो पूरी तरह से क्या हो गया था? बड़ा हो गया था। कितना बड़ा? 6 फीट हाई माई ओन डार्क चेरी, और वो ट्री कितना हो गया अभी? 6 फीट ऊंचा हो गया था। एंड आई कुड स्केयरली बिलीव इट अ बेरी, और मुश्किल से, स्केयरली का मतलब होता है मुश्किल से, आई कुड स्केयरली बिलीव इट अ बेरी, मैं बहुत ही मुश्किल से ये भरोसा कर पाया कि उसके ऊपर क्या है? बेरी या चेरी लगे हुए हैं। रिपन, और वो कैसे हैं? पूरी तरह से रिपन यानी पूरी तरह से पके हुए हैं। एंड ज्वेल्ड इन द सन, और कैसे हैं? ज्वेल्ड। अब देखो यहाँ पर चेरीज को क्या कहा गया? ज्वेल्ड कहा गया। ज्वेल्ड कहते हैं किसी हीरे को या जौहर को कहते हैं। अब यहाँ पर चेरी को डायरेक्टली क्या कहा गया? ज्वेल्ड कहा गया। तो ये भी क्या है? मेटाफर है, मतलब उस ट्री के ऊपर के जो बेरीज थे, जो बेर थे, वो कैसे चमक रहे थे? पकने के बाद बिल्कुल एक जौहर या हीरे की तरह चमक रहे थे। किसमें? इन द सन, सूरज की रोशनी में। हंग फ्रॉम द ब्रांच जस्ट वन, और एक ब्रांच पर वो क्या कर रहे थे? लटक रहे थे। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वेर ब्लॉसम स्मॉल, और अगले साल उसके ऊपर क्या हो गए? और भी बहुत से ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स कहते हैं फूलों को, और भी बहुत सारे फूल उसके ऊपर निकल आए। पिंक फ्रैगिल क्विक टू फॉल, वो फूल कैसे थे? पिंक थे। और फ्रैगिल, फ्रैगिल कहते हैं जो पूरी तरह से क्या थे? वो फूल अब क्या है? नाजुक हैं, टूटने को तैयार हैं, गिरने को तैयार हैं। एट द मेरेस्ट ब्रीथ द स्लीपियस्ट ब्रीज, और अगर आप उसके करीब जाएंगे, उस ट्री के पास में जाएंगे और मेरेस्ट ब्रीज, जब आप सांस लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बस वहीं पर इस सुकून में सो जाएं। आई ले, अब इस स्टांजा में, यहाँ तक कि स्टांजा में उसने पूरा जो एक्सप्लेन किया हुआ है ट्री के बारे में, एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा ट्री के बारे में, उसकी जो जद्दोजहद थी उसको बताया, फिर किस तरह से वो पूरी तरह से हरा भरा हो गया, फिर किस तरह से वो बढ़ गया और किस तरह से उसको चेरीज़ लग गए, ये बताया गया। मतलब इनडायरेक्टली इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है। हम जब शुरुआत करते हैं किसी काम के लिए तो हमें बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और जब हम उन मुश्किलों को फेस करते हैं, अच्छी तरह से निपटते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? हमारी कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल हम भी उस ट्री की तरह क्या हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े कामयाब हो सकते हैं, और हमें भी क्या मिलेंगे? हमारे कामयाबी के फल मिलेंगे, हमें हमारे सब्र का फल मिलेगा। तो इसको यहाँ पर बताया है। अब नीचे शायर अपने बारे में बता रहा है, मतलब अब आज की बात कर रहा है। यहाँ तक उसने पहले की बात की, पूरे जो 8 साल से उसने किया हुआ काम था, अब आज की बात कर रहा है। आई ले ऑन द ग्रास एट एज, मैं घास पर सो गया, एट एज सुकून के लिए, शांति के लिए, खामोशी से, सहूलत का वक्त देखकर। लुकिंग अप थ्रो लीव्स एट द ब्लू, और देखने लगा ऊपर सोकर, उस दरख्त के नीचे सोकर ऊपर देखने लगा पत्तों की तरफ। ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फॉल, पत्तों की तरफ और आसमान की तरफ देखने लगा। और ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लू, और देखा कि जो आसमान है उसके अंदर क्या उड़ रहे हैं? फिंचेस, फिंचेस कहते हैं चिड़िया को, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। एंड फिटेड थ्रू द डैपल ग्रीन, और पूरी तरह से इधर उधर जाती हुई, फ्लिटेड, फ्लिटेड मतलब इधर उधर जाना, थ्रू द डैपल, डैपल का मतलब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हैविंग डार्क और लाइट पैचेस, मतलब जब आप दरख्त के नीचे सोते हैं तो आपको दरख्त के बीच से ऐसे आसमान दिखता है ना, तो उस पैचेस के बीच में से उसे चिड़िया उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। वाइन बीज इन एन एक्सटेसी ड्रैंक, और जो मक्खियाँ हैं वो क्या कर रही हैं? एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब जो कहेंगे हम जोश कहेंगे, जो मक्खियाँ हैं वो जोश में क्या कर रही हैं? पी रही हैं। क्या पीती हैं मक्खियाँ? जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो क्या पीती हैं? फूलों से रस लेती हैं। ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम एंड द सन सैंग, और क्या कर रही हैं मक्खियाँ? जोश से नेक्टर, क्या दिया गया? नेक्टर मतलब जो उससे जो जूस निकलता है फूलों से, नेक्टर यानी स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय फ्लावर, जब मतलब फूल के अंदर से जो जूस निकलता है उसे नेक्टर कहते हैं। तो मक्खियाँ क्या कर रही हैं? उस नेक्टर को पी रही हैं।
और कैसे पी रही हैं, जोश से पी रही हैं। एंड द सन सैंक स्विफ्टली, और जो सूरज है वो तेज़ी से क्या हो रहा है, डूब रहा है। एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, और जैसे ही सूरज डूब रहा है वैसे ही तारे आसमान में चमकने लगे हैं, आ रहे हैं। एंड मून मूव्स एंड सिंगिंग क्रिकेट एंड आई, और तारों के साथ साथ में चांद भी क्या हो रहा है, मूव्स मतलब आ रहा है, घूम रहा है। एंड सिंगिंग क्रिकेट एंड आई, और मैं, और क्रिकेट, क्रिकेट किसे कहेंगे, क्रिकेट मतलब एक तो होता है खेलना, और क्रिकेट मतलब एक तरह का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है जो किर 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 आवाज़ सुनी कभी तुमने, जो इस तरह की आवाज़ करता है ना, तो उसे क्रिकेट कहते हैं। तो यहाँ पर अब ये खामोशी से बैठा हुआ है, शाम का वक्त है, सूरज डूब रहा है, तारे निकल रहे हैं, चांद भी आ रहा है, और ये अपने दरख्त को देखकर क्या कर रहा है, उसकी तारीफ़ में गा रहा है। और उसके गाने के साथ साथ में कौन गा रहा है, क्रिकेट गा रहा है, मतलब वो इंसेक्ट गा रहा है, वो कीड़ा गा रहा है। यस आई, हाँ हाँ मैं, प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड द ट्री, मैं क्या गा रहा हूँ, मैं प्रेज करना मतलब बड़ाई कर रहा हूँ, किसकी, स्टार की, नाइट की और ट्री की। मैं इन तारों की, इस रात की और ट्री की मैं बड़ाई कर रहा हूँ। दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी, और उस ट्री की, उस चेरी की मैं बात कर रहा हूँ जो छोटा सा था और आज मेरे ज़रिए कितना बड़ा किया गया। तो इस पोएम में एक बहुत अच्छा सबक हमको मिलना है कि जिस तरह से एक छोटा सा पौधा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें झेलने के बाद एक बड़ा सा दरख्त बनता है, वैसी ही हमारी ज़िंदगी होती है कि हम बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद हमें हमारी कामयाबी मिल ही जाती है। चाहे हमारे साथ कोई बकरी आकर, यानी कोई इंसान आकर हमें पूरी तरह से दबा दे, या कोई कटरा आकर हमें काट दे, यानी हमारे मेहनत के ऊपर पानी फेर दे, या फिर कभी कभी बारिश आकर हमें पूरी तरह से क्या कर दे, रोक दे, या हमें कोई हमें काम करते वक्त इस तरह से रोकता है, तो हमें हमारे काम को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें और ज़्यादा उस पर मेहनत करके उस ट्री की तरह हमें भी सक्सेसफुल बनना है। क्योंकि मुश्किलों के बाद ही क्या होती है, हमें राहत मिलती है, और मेहनत के बाद ही हमें कामयाबी मिलती है। तो इस तरह की पोएम थी, इसके अंदर से एक मैसेज हमको मिलता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 68, A4, number 1. Read the line, pink, fragile, quick to fall. Notice the arrangement of the words in the line. इस लाइन के अंदर जो वर्ड्स हैं उनका अरेंजमेंट देखिए किस तरह से उसको अरेंज किया हुआ है। दे मूव फ्रॉम हेल्दी टू डेलिकेट, हेल्दी थे और हेल्दी से क्या हो गए, वो डेलिकेट हो गए। मतलब पहले फूल क्या हुआ, पक गया पूरा, फिर उसके बाद टूटने के लिए मतलब नाजुक हो गया, और फिर बाद में क्या हो गया, क्विक टू फॉल, अप गिरने के लिए तैयार हो गया। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं। वेयर सक्सेसिव वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। मतलब कोई वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस को अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब चढ़ती तरतीब में, पहले फूल हुआ, फिर वो थोड़ा सा नाजुक हुआ, और फिर क्या हो गया, गिरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। हियर द चेरी ब्लॉसम्स टर्न्स पिंक, पहले क्या हो गए, फूल पिंक हो गए। देन रिपन, फिर पूरी तरह से पक गए। एंड इज़ रेडी टू बी पिक्ड, अब पूरी तरह से क्या हो गए, वो तोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच को कहेंगे क्लाइमेक्स। जब किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, शुरुआत होती है, फिर उसके बाद उसका एंड होता है। जब स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बताया जाता है, जैसे कि हम सीढ़ियों को देते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों को चढ़ते हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को बताया जाता है, तो उसे फिगर ऑफ स्पीच को क्लाइमेक्स कहते हैं। अब नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम। हमें 3 एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं पोएम के अंदर से। पहला दिया गया है अलिट्रेशन, दूसरा दिया गया है एंटीथेसिस, और तीसरा दिया गया है पर्सोनिफिकेशन। अब मैं इनकी डेफिनेशंस बताता हूँ आपको, और आप सर्च करेंगे आपके पोएम के अंदर से ये 3 फिगर ऑफ स्पीच। पहला दिया गया है अलिट्रेशन। अब अलिट्रेशन में क्या करता है, व्हेन पोएट यूजेज द सेम साउंड इन द लाइन ऑफ द पोएम, सेम साउंड रिपीट होता है। अलिट्रेशन में क्या होता है, सेम साउंड रिपीट होता है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि पका पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंको, पिंको पकड़े पका पपीता। अब इसमें कौन सा साउंड रिपीट हुआ, प रिपीट हुआ है ना, मतलब जैसा साउंड रिपीट हो रहा है, ऐसा हमने साउंड ढूंढना है अलिट्रेशन में।
और दूसरा क्या है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस अगर देखेंगे तो उर्दू में हम इसे सनद कहते हैं, सनद तज़ाद। क्या कहते हैं? सनद तज़ाद। क्या होता है सनद तज़ाद की तारीफ? जब शायर अपने शेर में कोई दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो मानी के एतबार से एक दूसरे के ज़िद हों। मीन्स whenever the poet uses the opposite words in the line, this line or this figure of speech is called as antithesis। जब opposite words यूज़ होते हैं दो लाइन में या एक लाइन में तो उस लाइन को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं एंटीथेसिस। अब तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी इंसान की क्वालिटी को, किसी जानदार की क्वालिटी को बेजान के अंदर बताना, यानी स्पेशली जो ह्यूमन बींग्स हैं इनकी क्वालिटीज़ को नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर बताएंगे अगर, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि मैंने तुमको बताया था, जिसे हमने मेटाफर कहा, ये पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है। उसकी शाखाओं को डायरेक्ट उसने आर्म कहा, मतलब शाखाओं को आर्म कहना। आर्म होते किसके हैं? इंसानों के होते हैं। तो ये इंसानों की क्वालिटी किसके अंदर बताई गई? ट्री के अंदर बताई गई। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जो लाइन के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं आपने उसको सर्च करना है। ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस बोथ एक्टिविटीज़ इन योर नोटबुक एंड इट इज़ योर होमवर्क। ओके, नाउ स्टार्ट सर्चिंग द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम। तो अभी पोएम से सर्च करने की कोशिश करो। एलिट्रेशन देखो मिलता है क्या, एंटीथेसिस देखो मिलता है क्या, और पर्सोनिफिकेशन देखो मिलता है क्या आपको। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में।